हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस ओरिजिन। दिस इज अनुभव दीपानी, फैकल्टी एट आईएएस ओरिजिन। आज जिस हम लोग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारा प्रेसिडेंट इंपीचमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 61 के अंडर आता है। अब ये जो इंपीचमेंट है ये सबसे ज्यादा टफ, सबसे ज्यादा कठिन रिमूवल कहा जाता है पूरे के पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के मेंबर या चेयरमैन को रिमूव करें, या फिर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को रिमूव करें, या फिर आप किसी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के चेयरमैन को रिमूव करें, किसी का भी रिमूवल इतना टफ नहीं होता जितना हमारे प्रेसिडेंट का रिमूवल टफ होता है। और इस रिमूवल को हम लोग इंपीचमेंट कहते हैं, क्योंकि इसका जो संधि विच्छेद होता है हिंदी में, महाभियोग, जिसे हम महान अभियोग कहते हैं, वो बहुत ज्यादा टफ माना जाता है। यानी टोटल आपके मेंबर्स के 2/3 से माना जाता है। अब इस प्रोसेस को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट हमें करना है तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि इसका रीजन क्या है। प्रेसिडेंट को सिर्फ एक वजह से आप इंपीच कर सकते हैं, अगर प्रेसिडेंट ने वायलेशन किया हो कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि संविधान का उल्लंघन किया हो। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वायलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन खुद कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं दी गई है। पहली बार हमें इस डेफिनेशन को 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया देखने को मिलता है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में इंदिरा गांधी ने यह कहा था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस प्रेसिडेंट पर पूरी तरीके से बाइंडिंग होगी, और अगर प्रेसिडेंट ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस नहीं मानी या फिर एडवाइस के अगेंस्ट जाकर काम किया, उसे ही हम लोग कहते हैं प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट होना, जिसका मेन रीजन होता है वायलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे इस डेफिनेशन में आपको थोड़ा सा बदलाव भी देखने को मिलता है 1976 के जस्ट 2 साल बाद, क्योंकि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने यह कहा कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को अगर कोई एडवाइस देते हैं तो प्रेसिडेंट एक बार कम से कम उस एडवाइस को रिटर्न कर सकता है, लौटा सकता है, अपना डिसएग्रीमेंट दिखा सकता है। लेकिन अगर दूसरी बार में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर वो एडवाइस वैसी की वैसी प्रेसिडेंट को भेज देते हैं तो प्रेसिडेंट को सिग्नेचर या एसेंट करना ही पड़ता है। और अगर इस बार एसेंट या सिग्नेचर नहीं हुआ तो इसे ही वायलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाएगा। इस वायलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कहानी को अगर थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाकर समझें तो एक बार ऐसा हुआ भी है। 1985 में राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल को पास किया था, जिसे उस वक्त के प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह ने एसेंट देने से मना कर दिया था और उसे वायलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना गया था। हालांकि वो बात अलग है कि बाद में उनके लिए इंपीचमेंट प्रोसेस नहीं लाई गई, लेकिन राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने ज्ञानी जैल सिंह को एज अ प्रेसिडेंट रिपीट भी नहीं किया था, जबकि ज्ञानी जैल सिंह के बहुत अच्छे पॉलिटिकल रिलेशन से इंदिरा गांधी के साथ, क्योंकि उस वक्त जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, ज्ञानी जैल सिंह को उस वक्त होम मिनिस्टर भी बनाया गया था। वो एक अलग पॉलिटिकल कहानी है। लेकिन चलिए, अब अगर यहां पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन प्रेसिडेंट के द्वारा कर दिया जाता है रिलेटेड टू दैट एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर, तो सबसे पहले यहां पर लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक हाउस में रिजोल्यूशन लाना पड़ता है, यानी कि प्रस्ताव। अगर लोकसभा में आप रिजोल्यूशन ला रहे हैं तो टोटल मेंबर्स के 1/4 मेंबर्स के द्वारा लाया जाएगा, दैट मींस 1/4 ऑफ 543। और यहां पर अगर हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा में अगर रिजोल्यूशन लाना है तो अगेन टोटल मेंबर्स के 1/4, यानी कि 245 का 1/4। सो आईएएस ओरिजिन इज कमिंग अप विद द न्यू यूपीएससी जीएस बैच, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, आपको बहुत सारा एक्सेस में मिलेगा, हार्ड कॉपी मटेरियल जो आपके घर तक आपको पहुंचाया जाएगा, डाउट रिजोल्यूशन क्लासेस और टॉपर सेशंस और आंसर राइटिंग जैसे बहुत सारे फीचर्स हैं। सभी फीचर्स को डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसे क्लिक करिए और आईएएस ओरिजिन के ऑफिशियल नंबर पर कांटेक्ट करिए। अगर एक बार दोनों में से किसी भी हाउस में रिजोल्यूशन पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट को 14 दिनों का टाइम दिया जाता है कि प्रेसिडेंट अपनी सफाई में भी कुछ कह सके। और जैसे ही ये 14 दिन प्रेसिडेंट के खत्म हो जाते हैं तो फिर पार्लियामेंट में वोटिंग करवाई जाती है, और ये जो वोटिंग है आपकी स्पेशल मेजोरिटी से करवाई जाती है आर्टिकल 61 में। देखिए, इससे पहले के वीडियोस में जो हमने स्पेशल मेजोरिटी की बात की थी वो प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 था, वो भी स्पेशल मेजोरिटी थी, लेकिन वो आपके आर्टिकल 249 और 368 की स्पेशल मेजॉरिटी थी। ये जो स्पेशल मेजॉरिटी है ये आर्टिकल 61 की स्पेशल मेजॉरिटी है, जिसमें आप टोटल मेंबर्स के
2/3 देखते हैं, यानी लोकसभा में 543 का 2/3, प्रेजेंट एंड वोटिंग से कोई लेना देना नहीं है, और राज्यसभा में 245 का 2/3। ये आर्टिकल 61 की स्पेशल मेजॉरिटी है। स्पेशल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के बारे में भी आपको आईएएस ओरिजिन में आने वाले दिनों में वीडियोस देखने को मिलेंगे, लेकिन आर्टिकल 61 में हम टोटल का 2/3 देखते हैं। इससे एक और चीज समझ में आती है, जब हमने प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाया था तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के वक्त हमने 4 कैटेगरीज में वोट करवाए थे। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरीज। लेकिन जब हम यहां पर इंपीचमेंट करवा रहे हैं तो यहां पर सिर्फ 2 कैटेगरी से वोट होगा। पहला डिफरेंस यह है कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है स्टेट्स और यूटी की, उनके वोट इस इंपीचमेंट में नहीं पड़ेंगे, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के ही मेंबर्स वोट देंगे। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में भी इलेक्टेड नहीं, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर्स वोट देंगे। और जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस में आर्टिकल 61 में 543 और 245 के 2/3 से ये स्पेशल मेजॉरिटी से बिल पास हो जाएगा, उसी वक्त प्रेसिडेंट को अपनी पोस्ट से इंपीच्ड या हटा हुआ माना जाएगा। अब यहां पर एक और चीज आप देखिए कि प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो अलग अलग सिचुएशंस में भी खाली हो जाती है। एग्जांपल के तौर पे, अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो गई या प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया, जो कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करता है, अगर प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट हो गया जो हम लोगों ने अभी देखा, या फिर कोई एक अदर रीजन रहा, तो इन रीजन में हम लोग देखते हैं कि सडन सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, क्योंकि किसी को नहीं पता होता कि क्या होगा क्या नहीं। सिर्फ टेन्योर ही एक ऐसा यहां पर सिचुएशन है जहां पर हमें पहले से पता होता है कि प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली होने वाली है। अब अगर टेन्योर खत्म होने वाला है प्रेसिडेंट का और पोस्ट जो है खाली होने वाली है, तो प्रेसिडेंट के टेन्योर से पहले ही हम लोग नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवा देते हैं। लेकिन ये जो बाकी की 4 सिचुएशंस हैं, 1, 2, 3 एंड नंबर 5, यहां पर जब सडनली प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो जाती है तो हम क्या करते हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको हम लोग बना लेते हैं एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और वाइस प्रेसिडेंट के एक्टिंग प्रेसिडेंट बनने के 6 महीने के अंदर अंदर नए प्रेसिडेंट इलेक्शन होने जरूरी होते हैं। अब इसमें एक और कंसेप्ट वाली बात आती है कि जब आपने वाइस प्रेसिडेंट को एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया है तो वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहेगा, वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाएगा, क्योंकि एक पर्सन वाइस प्रेसिडेंट और एक्टिंग प्रेसिडेंट दोनों नहीं बन सकता, अदरवाइज ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा जो प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशन के अगेंस्ट जाएगा। तो वाइस प्रेसिडेंट को हमने बना दिया एक्टिंग प्रेसिडेंट, लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो तो खाली हो गई। तो हम क्या करते हैं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसे हम बना देते हैं एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन फिर यहां पर प्रॉब्लम आ जाती है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट खाली हो जाती है, तो हम क्या करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज होता है उसे हम बना देते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और 6 महीने के अंदर अंदर जैसे ही नया प्रेसिडेंट हमारा आ जाएगा तो सारे लोग अपनी ओरिजिनल पोस्ट में वापस चले जाएंगे। लेकिन यहां पर एक और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ सकती है। मान लीजिए कि ये जो वाइस प्रेसिडेंट है जो 6 महीने के लिए एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे, अगर इन्हें एक्टिंग प्रेसिडेंट बनने में ही मजा आ गया और इस 6 महीने में इन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे नहीं बनना एक्टिंग प्रेसिडेंट, इसकी लाइफ तो बहुत सही है, मैं तो परमानेंट प्रेसिडेंट बनूंगा, तो यहां पर ये जो एक्टिंग प्रेसिडेंट बने बैठे हैं जो एक्चुअली में हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये डिसीजन अगर ले लें कि भाई इस 6 महीने में जो नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है उसमें मैं भी इलेक्शन लड़ूंगा, तो यहां पर ये जो वाइस प्रेसिडेंट जो एक्टिंग प्रेसिडेंट बने बैठे हैं इनको अपनी एक्टिंग प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा पहले, तभी वो नए प्रेसिडेंट इलेक्शन का फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज यहां पर फिर से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा। सो मान लीजिए कि आप ही वो वाइस प्रेसिडेंट हैं जो एक्टिंग प्रेसिडेंट बने और प्रेसिडेंट इलेक्शन जो 6 महीने में होने वाला है आपने एक्टिंग प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन कर दिया, तो अब आपके एक्टिंग प्रेसिडेंट की पोस्ट भी खाली हो गई और इलेक्शन तो हुआ नहीं है। तो अब यहां पर क्या होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो आपके एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट बने बैठे थे उनको एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज थे जो आपके एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने बैठे थे उन्हें एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। और उसके बाद एंट्री होती है एक और नए कैरेक्टर की, सुप्रीम कोर्ट के जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज होंगे, क्योंकि भाई हमारे पास जजेस की कमी नहीं, 34 जजेस हैं अभी भी,
तो जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज होंगे उन्हें बना दिया जाएगा एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और फिर इसके बाद जब नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाएगा तो ये सारे के सारे मेंबर्स अपनी अपनी पोस्ट पे दोबारा से वापस आ जाएंगे। तो ये था हमारा प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट और उसके बाद होने वाले अलग अलग तरीके के कंसिक्वेंसेस। तो इसी तरीके के टॉपिक्स को अगर आपको आसान भाषा में और डिटेल में समझना है, सो स्टे ट्यून्ड विद आईएएस ओरिजिन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।